किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर 11 नवंबर तक अंगोला में पहले दिन दोनों देशों के बीच अन्य समझौते समेत मत्स्य पालन और समुद्री कृषि के क्षेत्र में भी हुए समझौते। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, कृषि क्षेत्र दोनों देशों के लिए साबित हो सकता है महत्वपूर्ण। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कोऑप कुंभ 2025 का किया शुभारंभ। कहा, युवा पीढ़ी को सहकारिता से जोड़ना है जरूरी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने सरसों किसानों के लिए जारी की महत्वपूर्ण सलाह। कहा, इस वर्ष इस फसल की प्रकृति के विपरीत उच्च आर्द्रता और कम तैयार भूमि में हुई फसल की बुआई, जिससे फसल में देखी जा रही है कीट एवं रोग लगने की समस्या। कीट को नियंत्रित करने के लिए करें मैलाथियान का प्रयोग। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुलभास्कर आश्रम स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 21 एवं 22 नवंबर को लगेगा किसान मेला। कृषि मेले में केंद्र की मोदी एवं राज्य की योगी सरकार द्वारा किसानों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के संबंध में दी जाएगी जानकारी। समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अगली खबर की। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कोऑप कुंभ 2025 का शुभारंभ किया है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश भर के सहकारी संगठनों, शहरी सहकारी बैंकों और विभिन्न सहकारिता संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जहां सहकारिता क्षेत्रों के भविष्य और विकास पर चर्चा की जा रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य है सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाना। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि ICA ने वैश्विक रैंकिंग में अमूल को पहला और इफ्को को दूसरा स्थान दिया है, जो देश के सहकारिता आंदोलन की सफलता को दर्शाता है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने अमूल को विश्व का जो रैंकिंग तय होता है उसमें पहले स्थान पर समग्र विश्व में रखने का काम किया और दूसरा स्थान भी भारत की ही कोऑपरेटिव इफ्को को मिला। ये दिखाता है कि आज भी कोऑपरेटिव का कंसेप्ट, कोऑपरेटिव का विचार, कोऑपरेटिव संस्कृति कालबाह्य नहीं हुई। और कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकार डिजी लोन लॉन्च किया गया है, जिससे सहकारी बैंकों की भूमिका मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को सहकारिता से जोड़ना जरूरी है और इसमें IT और AI तकनीक का उपयोग बढ़ाकर कामकाज को और भी आधुनिक बनाया जाएगा। सहकार डिजी पे और सरकार डिजी लोन, ये दोनों को अम्ब्रेला संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारी युवा पीढ़ी को कोऑपरेटिव के साथ जोड़, इसके लिए हमने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बनाई है, जो नए प्रोफेशनल्स तैयार करेगी, जो कोऑपरेटिव सेक्टर की हर प्रकार की जरूरियात को पूरी करेगी। इसमें इंजीनियर भी होंगे, डेयरी के साथ जुड़े हुए सभी लोग होंगे, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, सभी प्रकार के MBA तक का कोर्स कर युवा पीढ़ी बाहर निकलेगी, जिसमें सेंट्रलाइज IT सिस्टम,
डिजिटल पेमेंट और एआई आधारित मूल्यांकन, ये सभी का समावेश करते हुए हम एनालिसिस कर हम कहां पर वीक है, हमारी क्षतियां क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, इसका अभ्यास कर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको के निमंत्रण पर 11 नवंबर तक अपने दौरे के पहले चरण के तहत अंगोला में हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली अंगोला यात्रा है। राष्ट्रपति भवन के मुताबिक ये ऐतिहासिक यात्रा अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के साथ संबंधों को मजबूत करने की भारत के कमिटमेंट को दिखाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर 11 नवंबर तक अंगोला में रहेंगी। यह यात्रा किसी भी राष्ट्रपति की पहली आधिकारिक यात्रा है। इस यात्रा से अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के साथ भारत के संबंधों को मजबूती मिलेगी। अंगोला की यात्रा पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अंगोला की राजधानी लुआंडा में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको भी उपस्थित रहे। इसके बाद दोनों देशों के प्रमुखों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस आमंत्रण के लिए अंगोला के राष्ट्रपति लोरेंको को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला की 50वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देते हुए दोनों देशों के बीच गहराते रिश्तों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देश कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक संबंधों को बढ़ावा देने पर सहमत हैं। भारत का अफ्रीका के साथ एक विशिष्ट और ऐतिहासिक संबंध है। हम इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के ढांचे के अंतर्गत सभी अफ्रीकी देशों, विशेषकर अंगोला के साथ साझेदारी के प्रति प्रतिबद्ध है। अंगोला दौरे के पहले दिन दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने रिफाइनरी के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति जताई। दोनों देशों ने हवाई सेवा समझौते को बढ़ाने पर भी सहमति जताई। मत्स्य पालन और समुद्री कृषि के क्षेत्र में भी समझौते हुए। मुहिम भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में अंगोला की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत अंगोला के ऑयल एंड गैस का एक प्रमुख बायर है। हमारी ऑयल एंड गैस कंपनियां अंगोला के साथ लॉन्ग टर्म परचेज कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करने की इच्छुक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि कृषि क्षेत्र दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत अंगोला को वंदे भारत जैसी ट्रेनों का निर्यात कर सकता है। भारत के साथ साझेदारी को लेकर अंगोला ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी इस आधिकारिक यात्रा के दौरान अंगोला के 50वें स्वतंत्रता समारोह में हिस्सा लेंगी, संसद को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगी। मैं कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ आकाश पोपली, डीडी न्यूज़ अंगोला। तिलहन फसलों में सरसों रबी सीजन की एक बेहद अहम फसल है और किसानों की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका भी निभाती है, जिसको देखते हुए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने सरसों की खेती करने वाले किसानों के लिए महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। विश्वविद्यालय के मुताबिक इस वर्ष अत्यधिक वर्षा के कारण इस फसल की बुआई उच्च आर्द्रता और कम तैयार भूमि में हुई है। यह स्थिति इस फसल की प्रकृति के विपरीत है, लेकिन किसानों के पास देरी से बुआई से बचने का कोई विकल्प नहीं था, जिसकी वजह से सरसों की फसल में विभिन्न कीट एवं रोग लगने की समस्या देखी जा रही है। कृषि विश्वविद्यालय के मुताबिक सरसों में जड़ गलन रोग लगने की संभावना है, जिससे पौधों के मुरझाने और मर जाने की समस्या आती है। पत्ती के नीचे वाली सतह पर सफ़ेद रंग की फफूंद आ जाना एवं जिससे बाद में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पीली होकर सूख जाती हैं। कृषि विश्वविद्यालय के मुताबिक सरसों की फसल में शुरुआती अवस्था में आमतौर पर पेटेंट बग चितकबरा कीट की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे भी पड़ जाते थे। इस कीट को नियंत्रित करने के लिए 200 मिलीलीटर मेलाथियान 50 EC को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव किया जाता रहा है। जिन खेतों में पौधे ज़्यादा मर गए हैं वहाँ 10 नवंबर तक दोबारा बुआई की जा सकती है। और छत्तीसगढ़ के धमतरी अंचल में तैयार खरीफ धान फसल की कटाई मिंजाई द्रुत गति से जारी है। कई किसानों की फसल अभी कटाई के लिए तैयार हो रही है। धान कटाई के समय फसल में लगी बीमारी से कई किसान चिंतित हैं। धान फसल में पैनिकल माइट फफूंदी बीमारी लग गई है। इससे फसल उत्पादन में नुकसान की आशंका किसान जता रहे हैं। जिले में धान की फसल तेजी के साथ तैयार हो रही है। फसल में कीट व्याधियां होने से किसान परेशान हैं। कई जगह कीटनाशकों का भी असर नहीं हो रहा है। धमतरी ब्लॉक, कुर्द ब्लॉक व मगरलोड ब्लॉक में धान का उत्पादन आशा के अनुरूप दिखाई दे तो रहा है, लेकिन हाल के दौरान में कीट प्रकोप से उत्पादन घटने की आशंका है। अंचल में ज़्यादातर किसानों ने
धान की तेजी से बढ़ने वाली प्रजाति IR 64-1001 सांभा की बुआई की है। अधिकांश खेतों में इन्हीं किस्म के धान की रुपाई की हुई है। सैकड़ों खेतों में धान के पौधे लहलहा रहे हैं। गबोद अवस्था में मकड़ी फसल को अंदर से डंक मारकर बदरा कर दिया गया है। इसका सीधा असर धान के उत्पादन पर पड़ेगा। किसानों का कहना है कि उनके धान फसल पर इस साल लाल मकड़ी ने हमला करके कई धान के पौधों को बदरा कर दिया है, जिसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ेगा। जिला प्रशासन ने अनावश्यक दवा छिड़काव न करने के साथ ही कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुलभास्कर आश्रम स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 21 एवं 22 नवंबर को किसान मेला लगेगा। ये जानकारी रविवार को नीति आयोग में कृषि के नामित सलाहकार सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि कृषि मेले में केंद्र की मोदी एवं राज्य की योगी सरकार द्वारा किसानों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जाएगी। राज्य एवं केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं, नवीन एवं उन्नत तकनीक की जानकारी विशेष विशेषज्ञों द्वारा बताई जाएगी। विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। प्रगतिशील कृषक भी अपने उत्पादों का रजिस्ट्रेशन एवं संवर्धन मेला के माध्यम से कर सकते हैं। डॉक्टर तिवारी ने बताया कि मेला भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य के पूर्वोत्तर भारत की यात्रा से जुड़े अनुभव पर आधारित लिखे एक आर्टिकल को सोशल मीडिया पर रिपोस्ट करते हुए लिखा, इस गहन लेख में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य पूर्वोत्तर की यात्रा के अपने अनुभव साझा करते हैं और इसकी सुंदरता और यहाँ के लोगों के अदम्य साहस का वर्णन करते हैं। उत्तर पूर्व को अष्टलक्ष्मी बताते हुए मंत्री जी बताते हैं कि कैसे ये दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्राकृतिक प्रवेश द्वार बन रहा है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि पूर्वोत्तर केवल भारत की सीमा नहीं बल्कि अब इसकी अग्रिम चेहरा भी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के जिस लेख को शेयर किया है, पूर्वोत्तर भारत की यात्रा को अभूतपूर्व बताया है। उन्होंने लिखा कि पूर्वोत्तर भारत ने मुझ पर अमिट छाप छोड़ी है। भारत सरकार पूर्वोत्तर को संपर्क, संस्कृति और वाणिज्य के एक जीवंत केंद्र में बदल रही है। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच ने ही पूर्वोत्तर में चुनौतियों को अवसर में बदला। आस और संभावनाओं का पुनरुत्थान हुआ। जैसे जैसे ये क्षेत्र स्थल रुद्र से स्थल संबंधित होता जा रहा है, परिवर्तन की धड़कन महसूस की जा सकती है, जहां विकास, समावेशिता और गरिमा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। ये यात्रा ऊपरी शिलांग स्थित मशरूम विकास केंद्र के एक उद्यमशील दौरे के साथ एक शानदार शुरुआत हुई, जो मेघालय के हृदय में एक शांत क्रांति है, जहां विज्ञान और समुदाय ने ग्रामीण आजीविका में बदलाव लाने के लिए हाथ मिलाया है। आंकड़ों से परे जो चीज़ मेरे जहन में बस गई वह थे उनके किसानों के चेहरे और कहानियाँ जिनसे मैं मिला। उनकी आंखें गर्व से चमक रही थीं जब वह बता रहे थे कि कैसे ये पहल सम्मानजनक आजीविका के सृजन, हरित उद्यमिता को बढ़ावा देने और हमारे प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित एक सच्चे आत्मनिर्भर पूर्वोत्तर के विकास के उद्देश्य से प्रेरित है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान से बड़ी आर्थिक उपलब्धि हासिल हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 2 से 31 अक्टूबर तक चले इस स्वच्छता अभियान में कबाड़ बेचकर 800 करोड़ रुपए की कमाई की है। ये राशि चंद्रयान 3 के बजट 615 करोड़ रुपए से भी अधिक है। इस अभियान में अब तक का सबसे अधिक 232 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली कराया गया और 29 लाख से अधिक भौतिक फाइलें हटाई गईं। ये पैमाने के लिहाज से अब तक का सबसे बड़ा अभियान रहा, जिसमें 11.58 लाख कार्यालय स्थल शामिल थे। 3 केंद्रीय मंत्रियों ने इस प्रयास का पर्यवेक्षण किया, जिसमें 84 मंत्रालयों और विभागों ने भाग लिया। 2021 में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू होने के बाद से अब तक सरकार को कबाड़ की बिक्री से कुल 4100 करोड़ रुपए की आय हुई है। कबाड़ से करोड़ों की कमाई अभियान में 11.58 लाख कार्यालय स्थल शामिल, 84 मंत्रालयों और विभागों ने लिया हिस्सा। कबाड़ से करोड़ों की कमाई हुई है। सरकार को 3 केंद्रीय मंत्रियों ने निगरानी की इस अभियान की।
और आगे बढ़ेंगे मौसम की खबर की तरफ। मौसम विभाग ने केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में सोमवार तक शीतलहर की स्थिति का अनुमान लगाया है। अगले 5 से 6 दिन तक उत्तर पश्चिम और उससे सटे मध्य भारत में रात का तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में बदलते मौसम के चलते शिमला समेत अन्य पर्यटन स्थलों में सैलानियों की आमद में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पर्यटक न केवल शिमला के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं, बल्कि यहाँ की ऐतिहासिक विरासत भी देख रहे हैं। वहीं सैलानियों को बेसब्री से शिमला में बर्फबारी का भी इंतजार है। शिमला अच्छा है, पहली बार आया हूँ यहाँ शिमले में। अब तक तो हम घूमे हैं, वहाँ गए थे एडवांस पिंक सिटी जो है बिल्डिंग, वहाँ पर गए थे पहले, अभी यहाँ है मॉल रोड। तो फिलहाल तक तो अच्छा एक्सपीरियंस है सब। रोड्स बहुत अच्छी बन गई हैं, डबल लेन बन गई है, इससे बहुत ज़्यादा मतलब कि ईजी हो गया है। पहले तो हम सोचते थे बहुत लंबा ट्रिप होगा, लेकिन अब ये है कि रोड्स इतनी अच्छी हो गई है, 1 डे ट्रिप हो जाता है। प्लस यहाँ माल रोड में भी अगर हम एक बार राउंड ले लेते हैं तो इनफ है। एक तो अट्रैक्शन है अजीब सा, एक तो यहाँ कूल लगता है, बहुत बढ़िया है घूमने को, पब्लिक बहुत अच्छी है, घूमते हैं हम, आ जाते हैं, बस सिंगल डे ट्रिप मारते हैं, सुबह आते हैं रात को वापस। शिमला में मैम अच्छा है, वेदर काफ़ी अच्छा है यार, अब स्नो की चादर सभी जगह लग जाती है तो उसका नज़ारा अलग ही होता है। और इस बीच पर्यटन नगरी मनाली भी एक बार फिर सैलानियों से गुलजार होने लगी है। सैलानियों की बढ़ती तादाद से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। उनका कहना है कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ताज़ा बर्फबारी होने के बाद से सैलानियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त क्रिसमस और न्यू ईयर के सीजन में पर्यटकों की आमद से बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई गई है। फ्लड्स के बाद में एक बहुत अच्छा हम ऑक्यूपेंसी अब एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और होटल्स भी बहुत अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। फ्रेश स्नोफॉल्स जो अभी लास्ट 2-3 वीक्स में 2 बार हो चुकी है ऑन हायर पीक्स इन सिस्सू, तो उससे भी एजेंट्स जो है, गेस्ट्स जो है अक्रॉस द कंट्री, वो भी मनाली की तरफ उनका रुझान हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। बाकी अगर हम लोकली होटल्स की बात करें तो बहुत अच्छे नंबर्स रिपोर्ट हो रहे हैं। इस बार जो है स्नोफॉल हमारा बहुत जल्दी हुआ है, उसका हमें प्लस पॉइंट है और उसकी वजह से हमारा टूरिज़्म भी धीरे धीरे हर वीकेंड में ग्रो हो रहा है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जाएगा टूरिज़्म के लिए। और ख़ासकर न्यू ईयर तो मुझे लगता है कि मनाली का बहुत ही अच्छा जाएगा और 101% जो है सोल्ड आउट जाएगा। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश के झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र में खरीफ की तैयार फसलों की कटाई करें। टमाटर, भिंडी, मिर्च, बैंगन और शिमला मिर्च की तुड़ाई सही समय पर करें। ज्वार की कटाई और कद्दू वर्गीय सब्जियों की तुड़ाई करें। कपास के खेतों में सिंचाई करें। मध्य प्रदेश के गिर्द क्षेत्र में सरसों और आलू की बुवाई करें। बुंदेलखंड में चने की बुवाई करें। मालवा के पठार इलाके में तैयार सोयाबीन की कटाई करें। पश्चिमी ओडिशा में सरसों, सूरजमुखी, मटर, मूली और गाजर की बुवाई का काम करें। पश्चिमी मध्य ओडिशा में रबी की दलहनी और तिलहनी फसलों की बुवाई की तैयारी करें। सर्दियों के मौसम के लिए सब्जियां बोना उचित रहेगा। उत्तर पश्चिमी पठार इलाके में तोरई और सूरजमुखी की बुवाई का काम करें। महाराष्ट्र के कोंकण में तैयार धान और रागी की कटाई करें। मध्य महाराष्ट्र के किसान भी धान की कटाई समय पर कर लें। मध्य महाराष्ट्र में सोयाबीन, मक्का और बाजरे की कटाई का समय चल रहा है। यहाँ के किसान मूंगफली और प्याज की खुदाई करें। खुदाई, कटाई और तुड़ाई के बाद उत्पादों को सुरक्षित स्थानों पर रखें। मध्य महाराष्ट्र में रबी के चने, सूरजमुखी, कुसुम और हरे चारे की बुवाई जारी रखें। मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ में कपास की चुनाई और सोयाबीन की कटाई करें। यहाँ के किसान रबी के चारे, अलसी, कुसुम और मक्का की बुवाई का काम करें। पूर्वी विदर्भ में अगेती धान की कटाई करें। यहाँ के किसान प्याज, टमाटर, बैंगन, पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी की बुवाई जारी रखें। पूर्वी विदर्भ में इन दिनों सेम, मेथी, पालक, मूली और गाजर की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इसे तुरई, तोरी और घेवरा तीनों कहते हैं।
इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरे की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। दोनों ने फरीदाबाद में संयुक्त अभियान चलाकर एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने अभियान पर जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने छापेमारी कर एक कश्मीरी डॉक्टर मुजाहिल शकील के घर से हथियारों का जखीरा, 360 किलो विस्फोटक सामग्री जो संभवतः अमोनियम नाइट्रेट भी हो सकता है, बरामद की है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि जांच अभियान अभी भी जारी है। साथ ही उन्होंने बताया कि इससे पहले अभियान में एक आतंकी को सहारनपुर से धरा गया था। एमसीडी उपचुनाव पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, हम दिल्ली की 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली जिन परिस्थितियों में सालों से थी, अब धीरे धीरे उनका समाधान का समय आ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री बंदी संजय कुमार ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार और AIMIM पर बंगाल की हिंदू लड़कियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय कुमार का कहना है कि पश्चिम बंगाल की नाबालिग हिंदू लड़कियों को नशीला पदार्थ खिलाकर उनका शोषण किया जा रहा है। राजस्थान के फालौदी और तेलंगाना की बीजापुर हाईवे पर पिछले दिनों हुए सड़क हादसे पर SC ने समता ज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा कि हादसों की बड़ी वजह सड़क किनारे अवैध ढाबों की मौजूदगी भी है। कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से इन दोनों हाईवे के बारे में रिपोर्ट तलब की है जहां ये हादसे हुए थे। इनको रिपोर्ट में ये भी बता रहा है कि वहां कितने ढाबे अवैध तरीके से चल रहे थे। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और दोनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को भी इस मामले में पक्षकार बनाया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि COP30 सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल क्लाइमेट फाइनेंस, नई तकनीक और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेगा। ये सम्मेलन 10 से 21 नवंबर तक ब्राजील के बेलेम शहर में आयोजित किया जा रहा है। प्रभु श्री राम की नगरी में उत्सव का आलोक फैलने लगा है। राम जन्मभूमि परिसर इन दिनों भव्यता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ध्वजारोहण समारोह की अंतिम तैयारियां चल रही हैं। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।